नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24/7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके साथ रूबरू हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह है मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चैक्स। आज तो काफी सीज फायर के बाद फायर एंड फ्यूरी वाला दिन है, तो अब भविष्य में क्या होगा और ये क्यों हो रहा है इस पे आकलन करने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लास्ट ओवर लग रहा है ये आपकी T20 का। लास्ट ओवर, हम लोग तो पता नहीं कब से लास्ट ओवर की बात ही करते रहे हैं और लास्ट ओवर तो लास्ट ओवर के बाद ही होता रहता है और फिर से वो कहीं ना कहीं हो जाता है एक और गोल्डन ओवर। लेकिन इस गोल्डन ओवर में डेफिनेटली दो तीन बड़ी सनसनीखेज चीजें हुई हैं। नंबर एक, यही क्या कम था कि ईरान और अमेरिका पाकिस्तान पहुंच गए बात करने के लिए। पहले तो लग रहा था कि अमेरिका शायद आ जाएगा लेकिन ईरान नहीं आएगा, लेकिन ईरान आ गया। इसका क्या मायना निकाला जाए? नंबर एक। नंबर दो, बातचीत विफल रही। विफल नहीं, सफलता उस हद तक थी कि कम से कम उन्होंने बात की, वो भी 1-2 घंटे नहीं, 21 घंटे बात की। ईरान की तरफ से 71 लोगों का डेलीगेशन आया था, मतलब बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था। इस सब के बावजूद इतना था कि हम सब जानते थे कि कोई खास प्रोग्रेस नहीं होगी, शायद अगले मीटिंग के बारे में बात होगी, शायद। लेकिन वो सब तो हुआ नहीं। हुआ यह है कि इजराइल ने लबनान के ऊपर हमला बोल दिया है। उधर ईरान से खबरें आ रही हैं कि उनके जो 440 किलोग्राम का फिसाइल मटेरियल था वो उन्होंने टुकड़ों में बांट के इधर उधर छिपा दिया है। अबे, आप ये पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या ये माना जाए कि ईरान और अमेरिका ने बात की तो किसी ना किसी दृष्टिकोण से IRGC की ताकत थोड़ी कम हुई है, इसीलिए उसने परमिट कर दिया, या फिर ये एक ना पैतरा था कि हम किसी ना किसी तरीके से कुछ दिन की हमें राहत मिले और हम फिर से तैयार हो जाएं? आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात पहली आपने बात की थी कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। वो हमने पिछली बार भी बता दिया था कि रोल तो उसका सिर्फ ये रहा है कि उन्होंने एक बैठक सजाया और फाइल इधर से उधर करने का रोल था। एज अ मीडिएटर उनका कोई रोल नहीं था। और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो ईरान ने बोला उसको थोड़ा सा हल्का करके अमेरिका को सुना दिया ताकि वो राजी हो जाए, और जो अमेरिका की शर्तें थी वो थोड़ी हल्की करके ईरान को सुना दी। और जब ये आमने सामने बैठे तब उनके सामने आया कि भैया ये तो बात हुई नहीं थी, लेबनान तो इसमें था ही नहीं बातचीत में। और ये थोड़ी चीजें जो थी इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा विचित्र सा रोल समझ में आया है, जिसको कि JD वैंस ने भी अपनी स्पीच में बोला, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान हैज डन अ गुड जॉब, पाकिस्तान हैज डन अ गुड जॉब। अब पाकिस्तान, देखिए ये जो युद्ध हुआ था, ये ईरान जो है वो आप लगा लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पे युद्ध किया था तेल के लिए, और तेल से उसको अपना पेट्रो डॉलर बचाना था और चाइना को चोट पहुंचानी थी। तो इसमें एक प्लेयर तो चाइना है ही है। रशिया को आप अभी साइड पर रख ले, चाइना तो है ही है। और चाइना जो है उसका जो एक आप बोले स्लेव या पिट्ठू पाकिस्तान है, और वो हेल्प कर रहा है शरेआम। अभी पाया है कि वो ईरान को हेल्प कर रहा है, चाहे उसकी इमेजरी हो, टारगेटिंग हो, बेदू सैटेलाइट हो, या उसके जो प्रोपेलेंट है सोडियम पेट्रोक्लोराइड, वो सब दे के हाँ उसको वो दे रहा है और कर रहा है। तो पाकिस्तान की और कुछ नहीं थी। एक तो उसको अपने को न्यूट्रल रखना था कि कोई मेरे पर सऊदी वाला डील जो है वो ईरान से उल्टा ना पड़ जाए, और दूसरा वो अमेरिका और चाइना के बीच का एक मध्यस्थ मैं समझता हूँ, क्योंकि उसने चाइना से भी ब्रीफिंग ली होगी और अमेरिका से भी। ट्रंप जो है उससे उसे खास है, तो ये एक उसकी अमेरिका को वो सूट करता था एज अ बैकडोर। वो भी पता कर ले इधर की बात और उधर की बात। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने आखिरी मिनट तक उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली ये लगता है कि ईरान को भी अभी डेस्परेट था, और हो सकता है उसको भी चाइना ने बताया हो कि तेरे को अभी मैन पैड चाहिए या जो रिप्लेनिशमेंट चाहिए, तेरे को थोड़ा सीज फायर का वक्त चाहिए, बात कर ले। क्योंकि
नुकसान तो बहुत भारी हुआ है ईरान को। और अगर वो सोचता है कि ये अमेरिका ने अपने लिए एक युद्ध विराम लिया है, अपने को रिप्लेनिश करने के लिए, अपने शिप्स में मिसाइल्स वापस डालने के लिए, अपने हथियार कॉन्टिनेंट से बोल रहे हैं कि C-17 ग्लोब मास्टर की 100 सैकड़ों वो आ रहे हैं वहां पे अनलोड करने के लिए सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट में, तो ये भी जो है अपने असले बारूद को रिप्लेनिश या दोबारा भरने के लिए चाइना की तरफ और रशिया की तरफ देखेगा, जिसके लिए उसको शांति चाहिए। तो दोनों ने अपने जो अंडे हैं वो सब एक पीस टॉक पे नहीं रखे। ये वक्त दोनों अपनी घावों पे मरहम पट्टी कर रहे हैं और अपने जो तलवार और भाले और तीर जो खत्म हो गए थे उनको दोबारा भरने के लिए अपने भंडारों में वो भी किया हुआ है। तो ये टॉक्स जरूरी थी इस कारण के लिए। और इसकी महत्वता इसलिए है कि 1979 जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद पहली बार है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। और ये बात एक बहुत महत्व देता है कि एक बैरियर जो बीच में बैरियर था वो टूट गया, बात तो हुई है। और किसी को भी दुनिया में सबको पता था कि दोनों के दोनों अपनी मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच लेके आएंगे। और पहली बात में तो वो एक दूसरे की मानेंगे नहीं, क्योंकि जो झुक गया वो हार गया। अमेरिका को बिल्कुल अपनी जीत पे आ रही है और दोनों को अपनी पब्लिक को दिखाना है कि हम कट्टर हैं। जो मीडिया में हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, वो एक शो है। अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को दोनों देशों ने, अपनी जनता को क्या बताना है और बाहर की दुनिया को क्या बताना है। अभी दोनों रुके हुए हैं कि पूरी दुनिया दोबारा सब हल्ला करेंगे, नहीं भैया दोबारा बात कर लो, दोबारा बात कर लो, हम तो बात नहीं करेंगे। लेकिन बात दोबारा भी होगी, होनी चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को अभी उन्होंने ले गए हैं। जो एक्सपर्ट्स कमिटी ने नोट्स एक्सचेंज किए वो भी ले गए होंगे और अभी उसका आकलन करके अगली कदम दिखेंगे, जिसमें कि मैं बता रहा हूं अभी जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल और लेबनान का, इसराइल और हमास का, या इसराइल और हिजबुल्लाह का, ये जो चल रहा है ये तो 3 साल से चलते ही जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ तो उसका चल रहा है। और आगे भी ईरान और चलेगा। अमेरिका को जो था वो एक दूसरी चीज थी। और ये बात भी ईरान और अमेरिका के बीच में भी थी। हिजबुल्लाह को कभी भी इसराइल नहीं रोक सकता हमले, क्योंकि वो तो उसके दरवाजे पे बैठा हुआ है। तो उसने बोला ये लड़ाई अलग है, ईरान की मेनलैंड ईरान की लड़ाई अलग है। ईरान की हमेशा ये रही है कोशिश कि जो मेरे प्रॉक्सी है हमास, हुथी और हिजबुल्लाह, ये मेरे लिए युद्ध लड़ते रहे और मेरा मेनलैंड जो है, मेरा ईरान की जो जमीन है उस पे इसराइल के साथ कोई युद्ध ना हो। लेकिन अब वो दीवार टूट गई है। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे पे मिसाइल मारी है, जो पहली बार हुआ है। लेकिन तब भी हिजबुल्लाह जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो एक प्रॉक्सी है जो ईरान को बहुत कीमती है। लेकिन इसराइल की तरफ से वो एक ऐसा बंदा है जो कि उसके नॉर्दर्न साइड में अंदर हमले करता है। तो उसको बफर जोन बनाना है, जो उसने बोला है। लितानी रिवर तक नहीं भी बनता है तो 5-10 किलोमीटर का अगर नॉर्थ में पीछे उनको खदेड़ के हिजबुल्लाह को, इसराइल को चाहिए कि एक न्यूट्रल बफर जोन बन जाए। और जब तक वो नहीं बनेगा ये नहीं रुकेगा। इसको कोई मतलब नहीं है यूएस और अमेरिका की लड़ाई का। यूएस खुद इस लड़ाई में इसराइल की वजह से आया था। तो अभी जो बात होनी है वो अमेरिका और ईरान के बीच में होनी है। मुद्दा जो है वो हॉर्मुज है, मुद्दा है आपके न्यूक्लियर कैपिंग का, और तीसरा मुद्दा लेबनान का है, जो कि मेरे ख्याल से एक साइड इशू है। मेन न्यूक्लियर है और हॉर्मुज है। जी बिल्कुल सही। देखिए, पाकिस्तान की भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो कहता है कि मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कुछ JF-17 थंडरबर्ड भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, हम पाकिस्तान से कुछ हवाई जहाज आए हमारे पास, उनके पास, तो वो वहां पे पहुंच गया है। तीसरा, चीन की गोद में है लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की गोद में भी बैठा हुआ है। और ये सब लेते हुए उसके पास अपने ही देश के अंदर बहुत बड़ा तनाव है, बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये शिया सुन्नी और बड़ा सबसे बड़ा जो शैतान है, बड़ा शैतान और छोटा शैतान, अगर वो सऊदी अरेबिया की तरफ करता है तो वो अमेरिका और इसराइल के साथ भी खड़ा हो जाता है। अगर वो ईरान की तरफ खड़ा होकर होता है तो अमेरिका और ये इसराइल उसके खिलाफ हो जाते हैं, अमेरिका से उसको पैसे नहीं मिलेंगे। पिस रहा है दोनों के बीच में, और
पाकिस्तान में भी 20% है शिया पॉपुलेशन। आपने देखा था जब इनिशियल हुआ था तो कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसी गए थे, वहां पे गोलियां भी चली थी। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है आईआरजीसी। अब देखिए, आईआरजीसी ने पूरा ईरान के ऊपर कंट्रोल तो हमेशा था, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया खमेनेई के जाने के बाद, और आईआरजीसी ही सब कुछ कर रहा था, और आईआरजीसी के कहने के हिसाब से, करने के हिसाब से सब होता था। अब आप देखिएगा कि कुछ दिन की शांति है। अगर शांति हुई है तो आईआरजीसी ने तो परमिट डेफिनेटली किया होगा कि ये लोग सब 71 लोग आए और बात करें। आईआरजीसी के लिए बहुत अहमियत है कि वो दिखाई दे कि मैं कट्टर हूं और मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो आईआरजीसी गया, क्योंकि उसको फिर कौन मानेगा। अगर इसीलिए आप देखिए, जब ये लोग गए थे ईरानियन डेलीगेशन, उन्होंने कोई भी चीज में ढील नहीं दी है, बल्कि शुरू में एक अफवाह फैला दी थी कि अमेरिका ने हमारे पैसे अनफ्रीज करने की बात मान ली है, मतलब हमें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इन सब के बीच में अगर कोई पिसरा है तो वो ईरान की जनता है। ईरान की जनता के सामने एक तरफ खाई, दूसरी तरफ अंधेरा, पूरी चट्टान है और नीचे गहरी खाई है, कहां जाए। क्योंकि अगर वो अमेरिका के साथ होता है या रेवोल्यूशन करता है या रिवोल्ट करता है तो आईआरजीसी और बशीर उनको मार देंगे। 45,000 40,000 लोग मरे हैं जनवरी में ही, 1 लाख से ज्यादा जेल में है। अगर वो नहीं करता है तो आईआरजीसी को और मौका मिलता है कि उसी के ऊपर और हुकूमत करे। आपको क्या लगता है, क्या ये जो पीस के ड्यूरेशन होगी, चाहे जितनी भी हो, 2 दिन 3 दिन हो, 2 हफ्ते हो, एनी इंटरमीडिएट टाइम, क्या इसमें एक मौका दिया जा रहा है या ये कोई सूझी समझी रणनीति है कि ईरानियन पब्लिक को किसी ना किसी तरीके से उकसाया जाए कि वो आईआरजीसी के खिलाफ खड़ी हो जाए? देखिए, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, नेशनलिज्म की जो एक देश जब लड़ाई लड़ता है और कोई विदेशी ताकत आके उसके बच्चों को, स्कूलों को और सिविलियन को मारना शुरू करती है, तो उसकी जो अपनी सरकार के खिलाफ जो उसकी ग्रीवेंसेस होते हैं या उसके जो गिले शिकवे होते हैं, वो थोड़ा बैकसीट ले लेते हैं और अपनी देश की रक्षा और एक देश जो एक सिविलाइजेशनल देश है, हम इसलिए बोलते हैं सिविलाइजेशनल देश, इतने 1000 साल पुराना, और एक अमेरिका या यूरोप है जो कि अभी अभी अपनी आइडेंटिटी खोल रहे हैं। ये आप कंपेयर करें तो कहते हैं ये खानदानी आदमी है और ये अभी 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 का आदमी है। तो ये खानदानी जो उनकी एक सोच है कि हम जो है फारसी लोग हैं, पर्शियन लोग हैं, हमारा ये है, तो वो एक आ जाती है एक आइडेंटिटी कि हमें ये लोग टुकड़ा करना चाहते हैं, हमारे देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। तो हालांकि पॉपुलेशन में डिवाइड है, एंटी रजीम और प्रो रजीम। अब जहां तक अयोतुल्ला का ख्याल है, मुस्तफा तो कहीं दिखते ही नहीं है, मेरे ख्याल से वो है नहीं। ये तो पूरा, जैसे मैं पहले भी बोला था, ये आईआरजीसी के हाथ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है और आईआरजीसी बेनिफिशियरी है इतने सालों से। उनके कहते हैं बड़े बड़े बंगले हैं, वहां पे सब कुछ है, वो पाकिस्तान आर्मी की तरह एंट्रेंस्ड है, वो नहीं छोड़ेगी। तो उसका तो वहां रहना ही है। और जो ये 20-30 हजार लोग पहले सिविल अनरेस्ट जो हुई थी 3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो मरे थे, उसके घाव अभी ताजे हैं और लोगों में अभी शायद इतनी हिम्मत है नहीं कि दोबारा स्ट्रीट्स में आ जाए। हाँ, एक बार पीस टॉक्स हो जाती है और उसके बाद कंट्री जब नॉर्मल हो जाती है, बाहर की जो ताकत की खतरा है अमेरिका का और उसका एग्जिस्टेंस, वो खत्म हो जाता है, नॉर्मल लाइफ आती है, तब फिर सरकार से दोबारा क्वेश्चन होंगे। और अगर वो डिक्टेटरशिप है, हो सकता है दोबारा जनता राइज करेगी। आज की तारीख में ईरान एक है, बिल्कुल एक है। और जहां तक ये पाकिस्तान का सवाल है, जो वो डबल गेम खेल रहा है, और सऊदी अरेबिया ने उसने 13,000 सैनिक और अपने हवाई जहाज भेजे हैं अंडर द सऊदी पैक्ट, और वो ईस्ट, उसने बड़ा क्लियर करा है कि वो ईस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि यमन बॉर्डर पे होगा। वहां पे इसमें एक खेल ये है कि यूएई जिसकी सऊदी के साथ नहीं बन रही है और यमन में दोनों के बीच में लड़ाई जैसी हालत है यूएई और सऊदी में, वहां पे
सऊदी ने और कतर ने $5 बिलियन अभी पाकिस्तान को प्रॉमिस किया है इन रिटर्न फॉर जो उन्होंने ये सैनिक उनको भेजे हैं, मतलब भाड़े की सेना भेजी है, $5 मिलेंगे। ये $3.5 बिलियन यूएई ने परसों ही बोला था कि भाई साहब जल्दी वापस कीजिए हमारे पैसे। तो यूएई के पैसे वापस करने के लिए इन्होंने कतर और सऊदी से पैसे मांगे हैं। सऊदी अरेबिया ने बोला यहाँ पे भेजो अपने आदमी और करेंगे, क्योंकि अब ये पोजीशन आज की तारीख में अगर कर दी है तो सऊदी अरेबिया किसके खिलाफ? ये तो कहने की बात है कि ईस्ट की तरफ यमन में देख रहा है, यूएई के खिलाफ है, नहीं। ईरान अगर कुछ करता है उससे अपनी एयर डिफेंस को ठीक करने के लिए सऊदी अरेबिया इन ट्रुप्स को यूज कर सकता है, इन एयरफोर्स के एसेट्स को यूज कर सकता है, और वो ईरान को भी पता है। अब ऐसे में मध्यस्थता कैसे, एक क्रेडिबल मीडिएटर पाकिस्तान कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता है। और जहां तक ईरान का सवाल है और अमेरिका का सवाल है, जैसे मैं बोला, दोनों के दोनों ने अपना ये टाइम लिया है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दी है, दोबारा आएंगे, एक दो कंसेशंस एक दो को देंगे, एक बार पॉपुलर ओपिनियन और इंटरनेशनल ओपिनियन बोलेगी कि बात करो बात करो, क्योंकि अमेरिका में भी गैस के दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनपॉपुलैरिटी इसकी बहुत बढ़ गई है ट्रम्प की, इसको भी कुछ दिखाना है। और कितना चतुर आदमी है, कहता अगर पहले बोलता था अगर बातचीत ठीक से चल गई और डील हो गया तो मेरी करतूत है और मेरा क्रेडिट है, और अगर बातचीत फेल हो जाती है तो जेडी वैंस की नाकामी है। और जेडी वैंस अभी वापस आ गया तो ट्रम्प ने तो पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि जेडी वैंस की एक न्यूट्रल इमेज है जो कि इस लड़ाई के ज्यादा फेवर में नहीं थे। लेकिन लंबी सोच में मैं ये सोचता हूँ कि एक और चांस होगा, सीज फायर शायद और एक्सटेंड हो जाए या चलेगी, क्योंकि अगर इनको सेकेंड राउंड के लिए तैयार भी होना है 15-20 दिन कुछ भी नहीं होते इनको, जो जिस तरफ से दोनों का डिस्ट्रक्शन हुआ है, दोनों को ज्यादा टाइम चाहिए अपने असला बारूद और अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव पोजीशन को ठीक करने में। और जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, अभी इंटरनेशनल मीडिएशन जो होगा, फ्रांस बात कर रहा है, ब्रिटेन बात कर, कुछ होगा, क्योंकि ईरान ने बोल दिया आईआरजीसी ने कि चैनल अगर खुलेगा तो नॉर्थ से खुलेगा। अभी तक वो ओमान के साइड साउथ से जाते थे शिप, कहता अब नॉर्थ चैनल यूज होगी क्योंकि साउथ चैनल में तो माइंस लगी हुई हैं। और अमेरिका के जो 2 माइन स्वीपर बोला था कि जाएंगे, मेरे ख्याल से वो कोई माइंस का क्लियरेंस कर नहीं पाए हैं साउथ चैनल में। तो वैसे भी इफेक्टिवली नॉर्थ चैनल होगा, और नॉर्थ चैनल कौन सा है? ईरान का खुद टेरिटोरियल वाटर है जहां पे ईरान कंट्रोल करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल है सही। देखने के लिए। जी अबे आपने सही पकड़ा है। जहां तक पाकिस्तान की बात होती है और पाकिस्तान का दोगलापन है, जैसा आपने कहा $5 बिलियन की उसको जरूरत थी, 3.5 देना था यूएई को, उसको अपनी भी जिंदगी आगे चलनी है। वहां पे आईएमएफ कह रहा है कि आप जब तक आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे नहीं और जो सब्सिडी दे रहे हैं वो नहीं करेंगे, हम आपको और पैसे नहीं देंगे। तो उसने 5 बिलियन का सौदा कर लिया आपका सऊदी अरब के साथ, वेरी गुड। लेकिन इसके साथ साथ चीन जो है वो पीछे से मदद कर रहा है ईरान की, सामने नहीं दिखाई देता। पीछे से आपने बिल्कुल सही कहा था कि ईरान को अगर मध्यस्थता में, या इसमें मध्यस्थता कहता हूं, पीस टॉक्स में आने के लिए अगर किसी ने नच किया, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी सी बहुत दिखाई, वो चीन था। लेकिन चीन के पास से जो सोडियम परक्लोरेट है वो जाना, चाहे वो मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, आपके हैंडेड शोल्डर पैड मैन पैड्स हैं, ये सब तो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जरिए वो जा रही हैं ईरान के अंदर। ये खबरें ऐसी भी आनी शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जानकारी का जो मिलने के बाद, जानकारी तो हमेशा थी लेकिन अब ये ओपनली होने लगा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी है। आप पाकिस्तान के दोगलेपन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो होना ही था, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ऐसी है, तो ना करे तो मरे, मरे करे तो मरे, तो उसने कर दिया। दोगलापन उसने अगर नहीं करता तो भूखा मर रहा था। अब उसको पैसे लाने हैं तो उसने सेना पहले, देखिए अब इसकी विडंबना देखिए, अगर वो ईरान को अपने लैंड के थ्रू मिसाइल भेज रहा है और भी असला बारूद वहां से जा रहा है जो सीपेक आया उसके थ्रू, और वहीं पे वो चाइना के JF-17 और इसकी आर्मी का 81% इक्विपमेंट चाइनीज है, वो सऊदी अरेबिया में रख रहा है। मतलब जो सऊदी अरेबिया और ईरान आमने सामने है, दोनों के पास पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज इक्विपमेंट जा रहा है। और ये
देखने वाली बात है। और अगर ये सच है और ट्रंप ने बोला है, तो अब आप लगा लीजिए जो मनीर और शहबाज शरीफ हैं, जो इनकी एक स्पेशल रिलेशनशिप थी, क्योंकि ये बेसिकली क्रिप्टो के थ्रू और मिनरल का प्रॉमिस करके और नोबेल प्रीज प्राइज के लिए और उनकी शरेआम हर महफिल में तारीफ करके ट्रंप की, इन्होंने अपने उसको दिल में बसा लिया है। अमेरिका जो है वो चाइना को ठीक से जानता है, जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है, पेंटागन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। लेकिन ट्रंप जो है एज अ पर्सनैलिटी जो है, उन्होंने ये दो मोहरे पकड़े हैं और इनको पैम्पर करके, कभी गेट अप कभी सिट डाउन करके, इसने बिल्कुल अपना एक पिट्ठू की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जब तक उसको ये सूट करेगा वो करेगा, लेकिन जिस दिन उसको पता लगा कि ये पीठ में हमारे भोंक रहे हैं और चाइना के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर वो इनको भी डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। जैसे कि विदेश मंत्री पाकिस्तान ने पहले ही बोला हुआ है कि हमको तो अमेरिका हमेशा टिश्यू पेपर की तरह यूज करता है, जरूरत पड़ी तो यूज टॉयलेट करेगा, नहीं पेपर। पड़ी तो टॉयलेट पेपर। तो टॉयलेट यही पेपर। है। और अभी पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, उसके हिसाब से अभी अगर वो जो इसने करी है हरकतें, और अगर वो सप्लाई कर रहा है ईरान को, तो वो तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। अगला जो यूएस का जो आएगा धमाका, वो इसके ऊपर बहुत बुरी तरह पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से जब तक टॉक्स नहीं होती, अमेरिका नॉइज करेगा लेकिन कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये सऊदी का पैसा लेके आईएमएफ की प्रेशर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की आंख में झोंक के चाइना की तरफ से ईरान को हथियार दे रहा है, तो ट्रंप जो एक उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो इसको छोड़ेगा नहीं। जी राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर की। कल क्या होगा, क्योंकि आज का तो हम जानते हैं, बीता हुआ कल के बारे में भी हम जानते हैं। तो कल की बात करते हैं जो आने वाला है। सबसे बड़ी आपने जो कही है, जो हड्डी फंसी हुई है गले में, वो है हॉर्मूज। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जो है सबसे नैरोएस्ट पार्ट जो है, वो करीब 28 किलोमीटर का है। दो देशों के टेरिटोरियल वाटर्स में कुछ कुछ हिस्सा जाता है, ओमान और ईरान। इन दोनों के बीच में बातचीत होने की कोशिश की थी ईरान ने। उन्हें कहा था चलिए हम दोनों आपस में पैसे वैसे के लेन देन कर लेते हैं और हम इनको कंट्रोल करेंगे, लेकिन ओमान ने बिल्कुल मना कर दिया। इधर ईरान सोचता है कि अगर मैं, जैसे स्वेज कैनाल में जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, अगर मैं ऐसे चार्ज करना शुरू करूं तो मुझे तकरीबन $60 बिलियन, मतलब जितना उसका खर्चा हुआ है इस पूरे युद्ध में, उसका 6 गुना ज्यादा हर साल कमा सकता हूं। तो उसके वो वहां पे वो बात है। लेकिन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल के अगर हम मलाका पे आते हैं, सबसे नैरोएस्ट पार्ट मलाका स्ट्रेट का है 2.8 किलोमीटर्स। कहा 28, ये 2.8, 10 गुना कम। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तकरीबन 20,000 जहाज हर साल निकलते हैं। मलाका में 1 लाख जहाज निकलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 20% ऑयल जाता है पूरे विश्व का, मलाका में 15% जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तकरीबन 800 बिलियन डॉलर्स का यातायात होता है, वहां से ट्रेड निकलता है। लेकिन मलाका में 10 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर का होता है, सॉरी 10 नहीं, 5 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है, मैं मिस्टेक, 5 ट्रिलियन डॉलर्स का वहां से निकलता है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये माने कि वो एक तरीके से लाइफलाइन है या एक आर्टरी है दुनिया के तेल की, तो पूरा का पूरा खून जो बह रहा है पूरे विश्व में ट्रेड का, उसका 30% जाता है स्ट्रेट्स ऑफ मलाका में। और मलाका स्ट्रेट्स का जो नैरोएस्ट पार्ट है, उसको फिलिप चैनल कहते हैं, वो पूरा का पूरा सिंगापुर के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। तो क्या अगर वहां पे मलाका में ईरान अगर करेगा काम शुरू, तो इधर सिंगापुर भी कर सकता है। अगर सिंगापुर करेगा तो जिब्राल्टर में भी वो हो सकता है। वहां जिब्राल्टर तो 22 किलोमीटर चौड़ा है एट इट नैरोएस्ट पार्ट। फिर कैटेगैट है, स्कैगरैक है, आपका इंग्लिश चैनल आ जाता है। इन सब में भी अगर ये सारी चीजें होने लगेंगी, तो पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। आपको लगता है कि ये चीज कभी भी कोई भी देश, चाहे वो ईरान, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, या पूरा विश्व,
ईरान के प्रभुत्व को मान लेगा और उसके वहां पे टोल चार्ज करने देगा? जी, आपने ये बड़ा अच्छी तरह से विश्लेषण किया है कि बाकी जगह भी ऐसे ही चोक पॉइंट्स हैं और अगर उनमें भी टैरिफ लगने लगा तो क्या होगा? देखिए, जैसे पनामा कनाल है तो वो एक आर्टिफिशियल कनाल है, बनता है। सुएज कनाल एक आर्टिफिशियल कनाल है जिसने बनाया या जो कंट्रोल कर रहा है, बनता है कि वो टोल लेगा। लेकिन जो नेचुरल वाटरवेज है वो मैरीटाइम उसके रूल्स के हिसाब से वो फ्री ट्रेड उसमें हमेशा होते हुए आया है। अभी 28 फरवरी से पहले भी फ्री ट्रेड था। तो ये एक बड़ी अनरीजनेबल डिमांड है ईरान की। और ये देखिए, फोकस पूरा न्यूक्लियर लेबनान से शिफ्ट होके अब आ गया है हॉर्मुज पे। तो ये दाव या पासा जो फेंका ईरान ने, ये उसको बहुत पावरफुल नेगोशिएटिंग पोजीशन पे लाता है। 28 फरवरी के पहले जो न्यूक्लियर टॉक्स हुई थी दोहा में, ओमान ने जो कराई थी, उसमें न्यूक्लियर वाले में ईरान थोड़ा सा पीछे आ गया था और बातें मान रहा था। आज की तारीख में उसकी जो बात अमेरिका लेके आया है तो ईरान ने पहले हॉर्मुज रख लिया है। मतलब इस लड़ाई के बाद हॉर्मुज हैज बिकम एक नेगोशिएटिंग पॉइंट, एक पासा है ईरान के पास जिसकी वो लड़ाई करता है। और न्यूक्लियर तो बात की बात आ गई है। तो ये एक टैक्टिक्स है। मेरे को नहीं लगता कि ये ज्यादा रहेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, ईरान से बात करेगी, ठीक है आपको हम ठीक कर देंगे, आपको रिपेयरेशन दे देंगे, रिपेयर करेंगे जो आपके लॉसेस में है। लेकिन ये तो बात बनती नहीं है। और ईरान को ही पता है कि वो अगर ये अड़ियल रवैया करे तो हो सकता है वो देश, बाकी देश भी उसको बाइकआउट करे, जो कि वो नहीं चाहता। वो बॉयकॉट से बाहर आना चाहता है, वो सैंक्शन से बाहर आना चाहता है। अभी बात रही कि फिलहाल क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा। तो बात तो ये भी चल रही है कि उसने बोल दिया है ट्रम्प ने, अब देखो क्या होता है, न्यूक्लियर थ्रेट भी हो गई, ये भी हो गई। लेकिन ये कुछ नहीं होगा, ना न्यूक्लियर होगा, ना अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा। वो दोबारा कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अंदर खुद नहीं जाएगा। और अगर इतने दिनों में, चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो चाहे एयर रूट से हो, अगर चाइना ईरान को रिप्लेनिश करता है, देखिए अभी फिलहाल ईरान क्या चाहेगा चाइना से, वो दोबारा ब्रिज बिल्डिंग फैक्ट्री बनाने की कोशिश में नहीं है, पोजीशन में। जो भी उसके बची हुई फैसिलिटीज है, उनका जो रॉ मटेरियल खत्म हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, वहां पे वो अपने रॉ मटेरियल्स, चाहे वो गन पाउडर हो, चाहे वो टीएनटी हो, चाहे वो एक्सप्लोसिव्स हैं और प्रोपेलेंट्स है, जो भी असला बारूद इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चिप्स हैं, वो अपने पूरे करके मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करेगा। क्योंकि उसको पता है अमेरिका दोबारा आएगा एक और बड़ा बेड़ा लेके और उसको डराएगा। वो खबर तो आई गई है कि मैन पोर्टेबल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स, मैन पैड्स, वो काफी उसके पास आ गए हैं, जो रशिया से भी आए, चाइना से भी आए। तो ये ईरान की जो रणनीति रही है हमेशा, इस एरिया एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, A2AD, मतलब दुश्मन को अपनी एरिया में मत आने दो और उसको डिनाई करो अपनी ताकत के हिसाब से। तो उन्हीं चीजों पे ये ध्यान देगा। अब उसके पास ना नेवी है ना एयरफोर्स है, लेकिन वो ये उसने अभी भी ईरान ने भी बताया था, अमेरिका के पास दो ऑप्शन है, या तो वो दोबारा लड़ाई करे और ज्यादा रेकेज, यानी अपनी मिलिट्री पावर की टूट फूट और लोगों की मौत का इंतजार करे, या दूसरा ये है कि हमारे जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को मानते हुए नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। तो वो तो बड़े क्लियर है। और अमेरिका को अभी कुछ भी कर ले, न्यूक्लियर ऑप्शन वो ले नहीं सकता है। एयर जो उसने एक ट्राई किया था, एक एयर ऑपरेशन जिसमें 150 हवाई जहाज भेजे थे, कहने के लिए कि मैं एक पायलट को निकालने के लिए भेज रहा हूँ, और जो शायद यूरेनियम पे एक रेड था, उसके लिए तो बात शुरू हो गई है कि वो सारे के सारे उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अपने यूरेनियम जो 460 किलो था वो अलग जगह चला गया है। तो ये एक रेड में कुछ नहीं निकल सकता। और पिछली रेड ने बता दिया है कि रेड सक्सेस तो होता नहीं है, लेकिन आपकी बेइज्जती और आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शंस है। बात उसने करनी ही करनी है, अपनी इज्जत और अपनी साख बचाने के लिए जो बात हो सकती है वो उसको थोड़ी बहुत ईरान की बातें माननी पड़ेंगी। और ईरान के पास इस समय नेगोशिएटिंग के लिए बहुत सारे, उसकी पावर बढ़ गई है। हॉर्मुज जो कभी कुछ बात होती ही नहीं थी, वो तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है। तो ये फ्यूचर में
एस्केलेशन बातों का होगा, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, विद इन फ्यू डेज और वीक दोबारा ये लोग मिलेंगे, सीज फायर एक्सटेंड होगा। अमेरिका इसलिए करेगा क्योंकि उसको अभी भी अपने जनरल फ्लोट वगैरह को रिपेयर करके लेके आना है, और जो भी उसके असले बारूद इस रेडार्स इस रीजन में उसके बेसिस में जो तबाही हुई थी उनको थोड़ा ठीक ठाक करेगा। और उसके बाद वो दोबारा अमेरिका जो है ईरान को धमकाने की स्थिति में है या नहीं है वो देखी जाएगी। और वही ईरान को भी चाहिए थोड़ा सा टाइम अपनी जो उसकी तितर बितर हो रही डिफेंसेस उनको ठीक करने के लिए, और इंतजार करेगा अमेरिका को दोबारा अटैक करने का, जो कि उसने अश्योर किया है कि आपके और बॉडी बैग्स और हवाई जहाज जमीन में गिरेंगे। ये ऑप्शन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही। और इस सब में देखिए भारत की भूमिका या भारत के ऊपर असर क्या है। हमारे ऊपर तेल और गैस का असर डेफिनेटली पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी जो आज की तेल रिफाइनिंग की क्षमता है वो मोटा मोटा कहते हैं 11 मिलियन बैरल्स पर डे। हमारी खपत 5.5 मिलियन बैरल मतलब 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो मतलब हमारे पास 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे की क्षमता है जो जो हम आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे जितनी भी कीमत तेल की बाहर बढ़ती जाए, हमारे एक्सपोर्ट तो वो एक रिफाइनिंग मार्जिन आगे बढ़ा के एक्स्ट्रा में जाएंगे। तो एक हमारा ये है। दूसरा, हमने अपना जो प्रोक्योरमेंट हमने कर रखा है तेल और गैस का, वो हमने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि आपको रशिया ने कह दिया आपको जितना तेल और गैस चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। हम गैस ला रहे हैं अमेरिका से, वेनेजुएला से। उसका टोटल कैपेसिटी आज की तारीख में 8 लाख बैरल पर डे है। उनमें से करीब 6 लाख बैरल तो हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि वेनेजुएलन तेल तो सिर्फ हम रिफाइन कर सकते हैं और किसी के पास क्षमता ही नहीं है। तो हमको वहां से भी आ रहा मिलेंगे तो मिल जाएगा तेल। तो इफेक्टिवली जहां तक भारत का सवाल है, हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा डेफिनेटली। आकलन यह है कि 0.5 से 0.75% जीडीपी में कमी आ सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी स्थिति इतनी खराब कभी नहीं होगी, क्योंकि विश्व को जरूरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और विश्व इंश्योर करेगा कि हमारे पास तेल आता रहे रिफाइनिंग के लिए। तो एक तो ये हिस्सा बन जाता है। दूसरा, हमने बहुत इंटेलिजेंटली, ये मेरा अपना मानना है कि हमने कभी किसी के पक्ष में ऐसे नहीं खड़े हुए कि दूसरे से हमने अपना पूरा पलड़ा झाड़ लिया हो। तो हम आज की तारीख में ईरान से तेल भी खरीद रहे हैं, उधर हम रशियन तेल भी खरीद रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरह से बने हैं ये शायद इतना तेल होना शुरू हो जाएगा कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भरना शुरू करें। इस सब के बीच में इंटरेस्टिंग चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है, इसमें बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। ये परिवर्तन कैसे आएंगे, क्या रुख लेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब है एक लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि हम खत्म करें। आपको लगता है कि वेस्ट एशिया का या सेंट्रल एशिया या फिर आप इसको माने खाड़ी के देशों का, यहाँ पे कुछ हद तक नक्शा बदलने की बात हो सकती है? क्योंकि अगर ईरान किसी भी वजह से टूटता है, क्योंकि मुझे तो बस एक ही विकल्प दिखाई देता है कि अमेरिका इस सब के से अलग होने के लिए ईरान को तोड़ेगा। तो क्या बॉर्डर्स बदलेंगे? जी देखिए, ईरान के बॉर्डर्स बदलने की तो बहुत पहले से बात हो रही है। बलूच ईस्ट में और कुछ नॉर्थ की तरफ को, और कुछ अजरबैजानी भी वहां पे हैं। लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है उन्होंने इस समय तो दिखाई है, एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी। चाहे फिशर्स हैं, जैसे मैंने बोला था, ये जब एक बार शांति आ जाएगी और चाहे IRGC हो, आयतुल्ला हो, या जो भी गवर्नमेंट बचती है, जो नया रजीम है, उसको जनता को जवाब देना होगा। और जनता दोबारा जो पिछले वाले उसके सोशल फैक्टर्स थे और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो महंगाई है, अगर उनको एड्रेस नहीं कर पाई और दोबारा से सैंक्शंस भी लग जाते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है, और जो सप्रेशन है, जो जनता पे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो चालू रहे, तो एक रेबेलियन तो आएगा ही और टूटने के कगार पे आ सकता है, और उसको वेस्ट की अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी।
लेकिन क्या वो टूटेगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा। और जहां तक कि बाकी वेस्ट एशिया का सवाल है, ये पूरी प्रोसेस में सब भूल गए हैं कि एक अरब देश भी कोई एक आइडेंटिटी है, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या पक्ष है। सब कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में होता है। इस लड़ाई में 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, यूएसए, ईरान, इजराइल और अरब स्टेट्स। अभी तक बात सिर्फ करेक्ट। यूएस और ईरान की हो रही है, इजराइल की थोड़ी बहुत होता है, अरब स्टेट से बातें नहीं हो रही है। इनका भी तो पूरा हमारे लिए, हमारे देश के लिए 1 करोड़ लोग वहां पे रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। वहां से फ्यूचर उनका अलाइनमेंट कैसे होता है। देखिए, ईरान ने तो पहले ही बोला था कि हम ये बाहरी ताकतों को हटा के एक रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो कि जिसमें अरब देश भी शामिल हो, खाड़ी का पूरा इलाका जो है वो आपस में बात करे। लेकिन जिस हिसाब से अभी ईरान ने अटैक किया है इन देशों में, वो मेरे को ठीक ये संभावना लगती नहीं है कि अरब और ईरान बाद में एक मिलके खाड़ी संगठन बना सकते हैं। ये इसकी लाइकलीहुड नहीं है। और जहां तक ईरान के अंदर की सवाल है, उसका जो उन्होंने वो मोज़ैक प्लान बनाया था और जो 31 प्रोविंस में उन्होंने अलग अलग पावर दे दी थी, मेरे को लगता है कि वो वॉरलॉर्ड टाइप सिस्टम हो गया है। और अभी सेंट्रली, चाहे वो आईआरजीसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो एक आवाज ईरान की होनी चाहिए थी वो लग नहीं रही है। वो लगता है कि अगर वो पीस की बात करें तो एक तो जो प्रोविंस है जहाँ के बड़े कट्टर वहां की गवर्नेंस है, वो एक दो मिसाइल फिर छोड़ देगी कि उसके पास जो है। तो ये एक अनसेटलिंग सा सीन है। और अभी आगे कैसे चलता है, जहां तक दोनों की सेंट्रल लीडरशिप का सवाल है, अमेरिका का भी और चाहे अरब देश का चाहे ईरान का हो, बहुत हो गया है। अभी दोनों को अपने को अंदर देखना पड़ेगा। नेशन रीबिल्डिंग जरूरत है इन देशों को भी और दुनिया को भी, क्योंकि ये जो हॉर्मूज बंद है और जो ऑयल फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो रही है, इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। तो इस प्रेशर के अंतर्गत दोनों, ईरान जिसको प्रेशर लगेगा चाइना का, क्योंकि अगर दुनिया की इकोनॉमी डाउन होती है तो चाइना के एक्सपोर्ट डाउन हो जाएंगे। और उधर यूएस, जिसमें कि अभी ट्रम्प की रेटिंग इतनी डाउन है और उसको अभी मिड टर्म इलेक्शन देखने हैं, और अगर उसके बीच में उसके 10-15 प्लेन और क्रैश होते हैं और 100 लोग और मरते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से मिड टर्म में ही इम्पीचमेंट की कगार पे आ जाएगा। उसको भी एक फेस सेविंग, और वो फेस सेविंग या तो एक टोटल विक्ट्री से मिल सकती है। एक फेस सेविंग टोटल विक्ट्री से ट्रंप को ईरान के अगेंस्ट आज की तारीख में तो दिखता नहीं कुछ ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन वो कर पाए। एटम बम वो डाल नहीं सकता है, तो उसको भी बातचीत के जरिए थोड़े कंसेशन इधर उधर से देके कराने की जरूरत होगी। वैसे ही ईरान की तरफ है, अगर वो सब एकजुट होके जनता के लिए कुछ अपना सोचे तो फिर वो भी पीस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। लेकिन आज की तारीख में पासे सारे जो वो है कंट्रोल नेगोशिएशन में, वो ईरान के हाथ में, कंसेशन अमेरिका को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही अभय। तो मित्रों, बात ये आ गई है कि जैसे मैंने कहा, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। खाड़ी के देश नहीं चाहते हैं कि ईरान जीते, क्योंकि अगर वो जीतता है तो शिया ईरान सुन्नी खाड़ी के देशों के ऊपर, उनके मोनार्कीज के ऊपर समस्या खड़ी कर सकता है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें ईरान जीतेगा अगर वो हारता नहीं है, अगर वो सरवाइव करता है। अमेरिका हारता है अगर वो जीतेगा नहीं। पाकिस्तान कुछ भी हो जाए वो तो पिटेगा ही पिटेगा। और भारत जो है, कुछ भी हो जाए, किसी न किसी तरीके से हम जीतेंगे ही। तो मित्रों, ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते, और शायद अगले हफ्ते हम ये कह सके कि भाई गोल्डन ओवर खत्म हो गया है, कहीं तो बात आगे बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।